तालिबान के लिए भारत ने यूएन में किया कुछ ऐसा जिसे देख पूरी दुनिया रह गई सन्न पाक के पैरों तले जमीन खिसक गई है। भारत की दोस्ती वाली डिप्लोमेसी ने अफगानिस्तान का पूरा खेल बदल दिया है। न्यूयॉर्क के ग्लास पैलेस में भारत ने जो कहा, उसे सुनकर काबुल में बंटी मिठाइयां, इस्लामाबाद और बीजिंग में मची खलबली। दोस्तों, कूटनीति की दुनिया में कहा जाता है कि ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना कोई स्थायी दुश्मन, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। लेकिन आज जो खबर हम आपके लिए न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर आए हैं, वो इस कहावत को भी छोटा साबित कर देगी। 2025 का साल खत्म होते होते भारत ने ऐसा भू राजनीतिक दांव खेला है जिसने न सिर्फ दक्षिण एशिया की पावर डायनामिक्स को हिलाकर 10 रख दिया है, बल्कि पूरे वैश्विक कूटनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। मंच था संयुक्त राष्ट्र का, जहां बड़े बड़े सुपर पावर अफगानिस्तान का नाम लेने से कतराते रहे, जहां तालिबान को लेकर रुको, सोचो, दूरी रखो की नीति ही मुख्य धारा रही। वहीं भारत अचानक दुनिया के सामने खड़ा होकर ऐसा बयान दे देता है जिसे सुनकर न सिर्फ अमेरिकी प्रतिनिधि स्तब्ध रह जाते हैं, बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद की तरफ एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। भारत ने कहा, दक्षिण एशिया में स्थिरता तभी संभव है जब हम वास्तविकता को स्वीकार कर व्यावहारिक कूटनीति अपनाएं। अफगानिस्तान को उसके वर्तमान सत्ता ढांचे के साथ सुधार की राह पर लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आगे आना होगा। सुनने में यह सिर्फ एक बयान लगता है, लेकिन यह पाकिस्तान के ताबूत में गड़ी एक गहरी कील थी, क्योंकि दशकों तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक गहराई का हिस्सा समझा था। उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने तालिबान के कई धड़ों को पनाह दी, उन्हें हथियार दिए, उन्हें इस्तेमाल किया और बदले में अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में बनाए रखा। लेकिन 2025 में स्थिति उलट चुकी है। आज तालिबान इस्लामाबाद की ओर देखने की बजाय नई दिल्ली की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है। भारत द्वारा यूएन में तालिबान के लिए व्यावहारिक सहभागिता का समर्थन करना सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं था, यह एक संकेत था कि काबुल के नए सत्ता तंत्र में भारत की एंट्री अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। यह बदलाव अचानक नहीं आया। पिछले 2 वर्षों में भारत चुपचाप लेकिन बेहद रणनीतिक तरीके से अफगानिस्तान में मानवीय सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता बनकर उभरा। जहां दुनिया ने तालिबान के साथ संवाद बंद कर दिया था, वहां भारत ने लोगों के लिए सहायता, सरकार से सीमित संवाद की सोच अपनाई। दिल्ली का उद्देश्य स्पष्ट था, काबुल की सड़कें हों, अस्पताल हों, खाद्यान्न हो या शिक्षा, हर जगह भारत की मौजूदगी बनी रहे। तालिबान इसे इसलिए स्वीकार करता गया क्योंकि चीन, जो खुद को क्षेत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी दिखाना चाहता था, अफगानिस्तान में अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाया। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफगानिस्तान में सुरक्षा चुनौतियों में फंस गई। उसकी खनन परियोजनाओं को स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ा और सबसे बढ़कर तालिबान को यह महसूस हुआ कि बीजिंग केवल संसाधन लेता है, देता नहीं। इसी वैक्यूम को भारत ने रणनीतिक बुद्धिमत्ता से भर दिया। सबसे पहले भारतीय राजनयिकों ने काबुल में सीमित तकनीकी टीम की तैनाती की। फिर भारत ने अफगान छात्रों को बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां देना शुरू किया। दिल्ली ने अफगान स्वास्थ्य प्रणाली को जिंदा रखने के लिए दवाइयों, गेहूं और मेडिकल सहायता की बड़ी खेप भेजी। इन पहलों का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि तालिबान के भीतर भारत विरोधी धड़े कमजोर होने लगे, जबकि व्यावहारिक और व्यापारिक मानसिकता वाले धड़े मजबूत होते गए। इसका परिणाम वही है जो आज संयुक्त राष्ट्र में दुनिया ने देखा। भारत अब खुले मंच पर यह कहने की स्थिति में आ गया है कि तालिबान से पूरी तरह दूरी बनाना दक्षिण एशिया की स्थिरता के खिलाफ है। यह न सिर्फ साहसिक बयान है, बल्कि पाकिस्तान की डिकेड्स लॉन्ग नीतियों पर करारा प्रहार भी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा चाहता था कि दुनिया तालिबान और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए उस पर निर्भर रहे। लेकिन भारत ने यह निर्भरता खत्म कर दी। अब सवाल उठता है, क्या भारत ने तालिबान को अपनी शर्तों पर झुका लिया है? इसका उत्तर सीधा नहीं है, लेकिन हाँ, भारत ने तालिबान को यह समझाने में सफलता पाई है कि दक्षिण एशिया में दीर्घकालिक स्थिरता, आर्थिक विकास और वैश्विक वैधता के लिए उसे भारत की आवश्यकता है। तालिबान जानता है कि पाकिस्तान आज आर्थिक रूप से टूट चुका है, राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है और उसे खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर अविश्वास का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत एक विश्वसनीय, स्थिर और आर्थिक रूप से सक्षम साझेदार के रूप में उभरता है। लेकिन भारत का यह कदम केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। यह एक बड़ा भू रणनीतिक खेल है, चीन को घेरने का खेल। चीन ने अफगानिस्तान में तख्खल-ए-बदराक, लिथियम खदानें और अपने सुरक्षा तंत्र के जरिए गहरी पैठ बनाने की कोशिश की थी। लेकिन तालिबान ने चीन के शिनजियांग मुद्दे, उइगर मुसलमानों के दमन और चीनी सैनिक उपस्थिति पर स्पष्ट नाराजगी जताई थी। भारत ने इस असंतोष को मौके में बदला।
दिल्ली ने तालिबान को संकेत दिया कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करता है, किसी सैन्य दबाव की राजनीति नहीं करता और उसकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक जड़ें अफगान जनता के साथ पुरानी और भरोसेमंद हैं। चीन के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि अफगानिस्तान मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को जोड़ने वाला वह रणनीतिक पुल है जिसकी मदद से बीजिंग अपने भू राजनीतिक प्रभाव को आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन भारत की यूएन वाली यह पुकार सीधे सीधे यह बताती है कि दिल्ली अब काबुल में अपनी मौजूदगी न सिर्फ मानवीय सहायता के रूप में बल्कि एक औपचारिक राजनीतिक हितधारक के रूप में स्थापित करने जा रहा है। अब पाकिस्तान क्या करेगा? उसके सामने केवल दो रास्ते बचे हैं। या तो वह भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश में और अधिक अस्थिरता फैलाए जिससे अफगानिस्तान फिर युद्ध के दलदल में फंस जाए, या फिर वह खुद क्षेत्रीय शांति प्रक्रिया का हिस्सा बने और भारत के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करे, जो उसकी वर्तमान राजनीति को देखते हुए लगभग असंभव है। दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल चुका है। भारत का यह दांव केवल एक बयान नहीं बल्कि यह घोषणा है कि वह प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि उद्देश्यमूलक प्रैक्टिव रीजनल पावर बन चुका है। काबुल और दिल्ली के नए संबंध क्षेत्र को नई दिशा देंगे। यह एक ऐसा मोड़ है जिसकी प्रतिध्वनि आने वाले वर्षों में चीन, रूस, अमेरिका और ईरान की नीतियों में भी सुनाई देगी। 2025 खत्म हो रहा है, लेकिन दक्षिण एशिया की राजनीति अभी शुरू हो रही है। भारत ने बोर्ड पर पहला चाल चल दी है, अब अगली चालें दुनिया देखेगी। अफगान राजनीति के उभरते परिदृश्य में तालिबान का भारत की ओर अचानक झुकाव किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि एक गहरे भू रणनीतिक समीकरण का हिस्सा है, जिसे 2025 का भारत बहुत सोची समझी रणनीति के साथ संचालित कर रहा है। यह वह भारत है जो कंधार कांड नहीं भूलता, जिसने 90 के दशक की गलतियों से सीख ली है और जो अब भावनाओं पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों के कठोर गणित पर चलता है। दरअसल खेल के पीछे कई परतें हैं, जिनमें हर परत भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद की रोकथाम, सामरिक प्रभुत्व और मध्य एशिया तक अपने आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव का विस्तार को मजबूत करती है। पिछले कुछ महीनों में तालिबान ने भारत को ऐसे संकेत दिए हैं जो उसके पुराने चरित्र के बिल्कुल उलट हैं, और यह परिवर्तन किसी मजबूरी, आर्थिक दबाव और भू राजनीतिक अलगाव का परिणाम है। भारत की सबसे बड़ी चिंता हमेशा यही रही है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद या आईएसआई समर्थित किसी भी गुट द्वारा भारत के खिलाफ न हो। तालिबान ने न केवल इस चिंता को समझा बल्कि चुन चुन कर उन तत्वों को खत्म करना शुरू किया जिनकी भारत विरोधी गतिविधियों के तार पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़े थे। यह भारत के लिए एक अप्रत्याशित लेकिन स्वागत योग्य बदलाव था, क्योंकि तालिबान पहली बार सार्वजनिक रूप से एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने के संकेत दे रहा था। तालिबान को स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान उसे सिर्फ बंदूकें, लड़ाकू गुट और कूटनीतिक दुश्मनी दे सकता है, वहीं भारत उसे खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सहायता, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, बिजली परियोजनाएं, सड़कें और सबसे महत्वपूर्ण एक स्थिर व सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय भूमिका दिला सकता है। अफगानिस्तान जैसे युद्धग्रस्त देश के लिए यह अंतर दोनों तरफ की राजनीति को पूरी तरह नई दिशा देने वाला है। चीन भी इस नाटकीय बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि बीजिंग का मानना था कि तालिबान आर्थिक रूप से उसके नेटवर्क पर निर्भर रहेगा और भारत के साथ किसी संबंध सुधार की संभावना बहुत सीमित होगी। लेकिन तालिबान ने स्पष्ट कर दिया कि आर्थिक सहायता और राजनीतिक स्थिरता के लिए चीन की कठोर शर्तें और पाकिस्तान की चालबाजियां उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रही हैं। तालिबान जानता है कि यदि उसे शासन चलाना है, जनता का पेट भरना है और अपने शासन की वैधता स्थापित करनी है, तो उसका रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है, इस्लामाबाद से नहीं। यही कारण है कि भारत ने भी वास्तविकता को स्वीकार करते हुए व्यावहारिकता की नीति अपनाई और संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर तालिबान के साथ संवाद को खुला रखा। भारत का यह कदम पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि इसने उसके वर्षों पुराने स्ट्रेटेजिक डेप्थ सिद्धांत को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की स्थिति आज दुनिया में हास्यास्पद और दुखद दोनों ही है। वह देश जिसने तालिबान को 40 वर्षों तक पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी जमीन को प्रशिक्षण शिविरों से भर दिया, लाखों डॉलर लगाकर उसे हथियार दिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका बचाव किया, वही तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर खड़ा है। ड्यूरन लाइन पर तालिबान के लड़ाकों द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ खदेड़ कर मारने की घटनाएं पाकिस्तान की कूटनीति की सबसे बड़ी पराजय हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि काबुल में उसकी कठपुतली सरकार बैठेगी, जो कश्मीर मुद्दे पर उसका साथ देगी, भारत विरोधी कैंपेन चलाए रखेगी और अफगानिस्तान को भारत के प्रभाव से हमेशा दूर रखेगी। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलट हो गई। तालिबान ने पाकिस्तान के गुड तालिबान बैड तालिबान वाले झूठे सिद्धांत को ध्वस्त कर दिया।
और दिखा दिया कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना बनाया हुआ फ्रैंकनस्टीन है। आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान दुनिया भर के देशों से शिकायत कर रहा है कि तालिबान उसके सैनिक मार रहा है, उसकी सीमा पर हमले कर रहा है और उसके राजनयिकों को धमकियां दे रहा है, लेकिन दुनिया में कोई उसे गंभीरता से नहीं ले रहा। यह पाकिस्तान की 20 वर्षों की दोहरी नीति की सबसे बड़ी विफलता है, जिसमें वह आतंकवाद को पाल पोस कर भी रखने में विश्वास करता था और अंतर्राष्ट्रीय सहायता लेने के लिए आतंकवाद से लड़ने का नाटक भी करता था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जब यह कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देश अब खुद उसके सबसे बड़े शिकार बन गए हैं, तो यह सीधे सीधे पाकिस्तान की नीतियों पर करारा प्रहार था। भारत का यह बयान न केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करता है, बल्कि तालिबान को भी यह संकेत देता है कि भारत भविष्य में उनके साथ संवाद जारी रखने को तैयार है, बशर्ते कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न हो। दूसरी ओर पाकिस्तान काबुल में अपनी एम्बेसी तक बचाने में असफल हो रहा है। उसके राजनयिक लगातार धमकियों के कारण काबुल छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि उसी समय भारत के लिए माहौल बिल्कुल उलट है। काबुल में भारतीय प्रतिनिधियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है और संवाद के रास्ते खोले जा रहे हैं। अफगानिस्तान में भारतीय उपस्थिति पाकिस्तान के लिए हमेशा एक बुरे सपने की तरह रही है, लेकिन अब यह सपना और गहरा और स्थायी होता जा रहा है। पाकिस्तान की तथाकथित स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब उसके लिए स्ट्रेटेजिक डेथ में बदल गई है। भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, तालिबान पाकिस्तान का विरोध कर रहा है और चीन इस नए समीकरण में सावधानी से चलने पर मजबूर है, क्योंकि उसे डर है कि अफगानिस्तान में भारत की सक्रिय भूमिका उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को कमजोर कर सकती है। भारत के लिए यह पूरा परिदृश्य एक अवसर है, ऐसा अवसर जो दशकों में एक बार आता है। तालिबान का यू टर्न भारत की कूटनीति की जीत है और इसका लाभ भारत 2 आने वाले वर्षों में न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरे मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और वैश्विक मंच पर उठाएगा। तालिबान अगर भारत के साथ स्थायी संबंध बनाता है तो यह भारत को सीधे कांगोड केंद्र एशिया के व्यापार रास्तों, खनिज संसाधनों और ऊर्जा कॉरिडोरों तक पहुंच देगा। यह पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से पूरी तरह किनारे कर देगा और चीन पर भी दबाव बढ़ाएगा कि वह भारत के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। 2025 का भारत अब मन से नहीं दिमाग से चलता है और यही ठंडा दिमाग इस पूरे अफगान समीकरण को भारत के पक्ष में मोड़ रहा है। तालिबान का यह यू टर्न इतिहास को दोहराने की कोशिश नहीं, बल्कि भविष्य को लिखने की तैयारी है। एक ऐसा भविष्य जिसमें भारत दक्षिण एशिया का केंद्र नहीं, एशिया की नई धुरी बनने की ओर बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क से की शाम हमेशा की तरह शांत थी, पर उस शाम संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर हवा में एक ऐसी बेचैनी तैर रही थी जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। सुरक्षा कर्मियों की निगाहें असामान्य रूप से चौकस, गलियारों में कदमों की आहट कुछ ज्यादा तेज और पत्रकारों की भीड़ में एक अजीब तरह की फुसफुसाहट। लग रहा था मानो किसी बड़े भूचाल की आहट पूरे ग्लास पैलेस की दीवारों में कंपन पैदा कर रही हो। और ठीक उसी तनावपूर्ण माहौल में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि मंडल की गाड़ियों का काफिला चुपचाप यूएन के प्रवेश द्वार पर आकर रुका, जैसे गहरे पानी में कोई विशाल पनडुब्बी अचानक सतह पर उभर आए। और उस क्षण दुनिया भर के न्यूज रूम में बैठे विश्लेषकों की निगाहें स्क्रीन पर टिक गईं, क्योंकि यह साफ दिख रहा था कि भारत आज कुछ ऐसा कहने वाला है जो कूटनीति की दुनिया में दर्जनों देशों के समीकरण बदल सकता है। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष बैठक बोलने से पहले ही विवादों से लबरेज हो चुकी थी। तालिबान प्रतिनिधिमंडल को दूर से ही रोके रखा गया था। पाकिस्तानी प्रतिनिधि के चेहरे पर असहज मुस्कुराहट तैर रही थी और चीनी प्रतिनिधिमंडल के भीतर एक बेचैनी थी जिसे वे जितना छिपाने की कोशिश कर रहे थे उतना ही वह उनकी भंगिमाओं में उभर आ रही थी, मानो उन्हें पहले से अंदेशा हो कि भारत कोई ऐसा पत्ता खोलने वाला है जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। अचानक हॉल में हल्की सी खामोशी छा गई, स्क्रीनें जगमगा उठी और बैठक शुरू होते ही भारत के स्थायी प्रतिनिधि उठे। उनकी आवाज में एक ऐसी ठंडक और आत्मविश्वास था जिसने पहली ही पंक्ति में मौजूद प्रतिनिधियों को सीट की पीठ से सटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान के भविष्य को हथियार, हिंसा और बाहरी हस्तक्षेप नहीं बल्कि स्थिरता, समावेशिता और क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत है और भारत किसी भी कीमत पर किसी भी ताकत को अफगानिस्तान की संप्रभुता को बंधक बनाने नहीं देगा। यह वाक्य खत्म होने से पहले ही कैमरों के फ्लैश लगातार चमकने लगे। पाकिस्तानी प्रतिनिधि की मेज पर रखी कलम कांपने लगी और चीनी प्रतिनिधि ने अपने अनुवादक से फुसफुसाकर कुछ कहा, लेकिन असल धमाका तो अभी बाकी था। भारत ने अपने भाषण का अगला हिस्सा पढ़ना शुरू किया और पूरा हॉल स्तब्ध रह गया।
क्योंकि भारत ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया कि वह अफगानिस्तान में डीएस्केलेशन डायलॉग के लिए तालिबान के साथ बैक चैनल संपर्क बनाए हुए है। लेकिन वह यह संपर्क केवल अफगान नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता के लिए कर रहा है, न कि किसी शासन की वैधता को मान्यता देने के लिए। यह शब्द, यह टोन, यह सटीकता, यह सब इतना अलग था कि बीजिंग और इस्लामाबाद में बैठे नीति निर्माताओं की नींद उड़ गई। तालिबान के प्रतिनिधि, जिन्हें बैठक में शामिल होने की अनुमति नहीं थी, काबुल में टीवी स्क्रीन पर यह सुनते ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। भारत ने मानो उनके लिए वह दरवाजा खोल दिया था जिसकी दस्तक वे महीनों से दे रहे थे। और इतने भर से ही काबुल के कुछ इलाकों में मिठाइयां बंटने लगी। लोग कहने लगे, भारत हमारी बात सुन रहा है, भारत हमारे लिए बोल रहा है। जबकि इस्लामाबाद में हालत यह थी कि विदेश मंत्रालय के भीतर गुप्त कमरे में लगी मीटिंग में अफसरों के चेहरे पसीने से भीगे हुए थे। पाकिस्तान को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी रणनीतिक गहराई की थ्योरी लड़खड़ा रही है, क्योंकि जिस तालिबान को वह अपना प्राकृतिक सहयोगी समझता था, वह भारत की कूटनीति का मुरीद होता दिख रहा था। यूएन हॉल में सन्नाटा छाया रहा, लेकिन भारत का भाषण जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, परत दर परत खुलती गई। भारत ने पाकिस्तान पर सीधे हमला किए बिना उसके आतंकवादी नेटवर्क पर ऐसा प्रकाश डाला कि शब्द भले ही संतुलित थे, लेकिन संदेश तलवार की धार की तरह तेज। और भारत ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान को अस्थिर रखने वाली ताकतें अब वैश्विक मंच पर मुखौटा पहनकर नहीं चल सकती। यह सुनते ही हॉल के पिछले हिस्से में बैठे कई प्रतिनिधि एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए, जैसे वे लंबे समय से किसी के मुखौटे के उतरने का इंतजार कर रहे हों। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।